आप सुन रहे हैं लोटस एवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं युगल सिन्हा द्वारा लिखित प्यार की लकीर। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सुने और सुनाए लोटस एवियो हिंदी कहानियां। रेलगाड़ी अपनी गति से सर पर दौड़ी चली जा रही थी। विवेक सिंह आज 4 साल बाद दूसरी बार अपने नानी के घर जा रहा था। उसके चेहरे पर तेजी से कई भाव आ रहे थे, जा रहे थे। उसके माथे पर पिछली बार के यादों के कई लकीर उभर रहे थे, मिट रहे थे। मगर इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर आज के सफर की खुशी साफ देखी जा सकती थी। किसी प्रिय से मिलने की आतुरता, चाहत और इंतजार के मनोभाव उसके चेहरे पर छाई खुशी से साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में विवेक सिंह पिछली बार जब नानी के घर गया था, उसके मीठी यादों में खो गया। विवेक सिंह का जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था और इसी शहर में रहकर वो बड़ा हुआ था। विवेक को गांव जाने का कभी भी मौका नहीं मिला था। गांव के बारे में उसने सिर्फ या तो किताबों में पढ़ा था या सिनेमा में ही देखा था। इसलिए 4 साल पहले 1985 में आईए की परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टी में जब उसके ममेरे भाई विजय ने, जो हम उम्र होने के कारण उसका मित्र भी था और उसी के साथ पटना में पढ़ता था, उसे अपने साथ गांव चलने के लिए कहा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसे भी नानी जब भी पटना आती थी तो विवेक को कम से कम एक बार ननिहाल आने के लिए जरूर कहती थी। विवेक के नाना बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। नानी की उम्र बहुत ज्यादा हो जाने के कारण पूजा पाठ में लगी रहती थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मामा प्रताप सिंह समस्तीपुर में दारोगा थे, जिनका इस गांव एवं इसके आसपास के इलाकों में काफी दबदबा था और सभी उनसे डरते थे। वो समस्तीपुर से सप्ताह में एक दिन मौका निकालकर अपने गांव जरूर आते थे। विवेक का ननिहाल समस्तीपुर जिला के अंतर्गत शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन से करीब 25 किलोमीटर पर अवस्थित सनतपुरा गांव में था। विवेक किशोरावस्था के उस उम्र में था जहां हर नई और सुंदर चीज आकर्षित करती है। सनतपुरा गांव से वो काफी प्रभावित हुआ। सनतपुरा गांव के किनारे से गंगा नदी बहती थी। गांव और नदी के बीच एक चौड़ा बांध था, जिसमें सुबह और शाम के समय सूरज के उदय और अस्त का नजारा देखते ही बनता था। विवेक अपने ममेरे भाई विजय के साथ सनतपुरा गांव रात के समय पहुंचा था, इसलिए नानी एवं मामी से मिलने के बाद खाना खाकर जल्दी ही सो गया। दूसरे दिन सुबह विजय के साथ पूरे गांव की सैर की और गांव के लोगों से काफी बातें की और फिर घर लौट आया। जब वो घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो विवेक ने अपनी मामी के जोर जोर से बोलने और किसी को डांटने की आवाज सुनी। मामी एक औरत से जो धोबिन थी कह रही थी, का हो धोबिन, कपड़ा ऐसे ही धोल जाए सही, तबर जो साड़ी धो के देले रहिला एकदम में गंदा रहो और एक जगह से तू साड़ी फाड़ के भी देले रहिला। ऐसे तू लोग ना सुधरबा। जब साड़ी के दाम तोहर महीना के हिसाब से काट लेवल जैतो ना, तब तोहरा पता चलतो। धोबिन के साथ उसकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 15-16 साल थी, वो चुपचाप डरी और सहमी सी खड़ी थी। उसकी मासूमियत उसके सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। मामी ने आगे कहा, अहो कहीं तू हम्मर साड़ी अपन बेटी हंसा के तरह पहने ला दई सा। इससे पहले कि धोबिन कुछ कहती, हंसा के आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और उसने बहुत जोर से कहा, नहीं, हम कहे तो और साड़ी पहनब, हमरा पास का अपन साड़ी ना है। विवेक शहर में रहने के कारण बहुत ही स्वतंत्र विचारों का युवक था। वो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा काम बड़ा काम आदि को उतना महत्व नहीं देता था। इन सभी के विरोध में उसके हमेशा बगावती तेवर रहा करते थे। इसलिए इस मौके पर वो चुप न रह सका। बोला, मामी, मगर हंसा ऐसा क्यों करेगी? मामी ने कहा, तू चुप रहा, तू की जानबे, इस छोटी जात वालों को
अरे ये लोग तो हरदम हमनी के बराबरी करके मौका ढूंढते रहे सही। हंसा अब बर्दाश्त तो न कर सकी और रोती हुई दौड़कर घर से बाहर चली गई। मामी ने कहा, देखला चोरी पकड़ल जाए के डरे कैसन तुरंत घर से भाग गए। विवेक अच्छी तरह जानता था मामी सही नहीं बोल रही थी, मगर वो इस संबंध में खामोश रहना ही उचित समझा। दोपहर में सभी लोग खाना खाकर सो गए, मगर विवेक को दोपहर में सोने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बाहर के बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया और सामने लहलहाते हरे भरे खेत को देखने लगा। अचानक उसका ध्यान सुबह की घटना की ओर चला गया, खासकर हंसा का वो मासूम चेहरा और आंखों से टप टप गिरते आंसू, और उसका मन भी इसी वजह से उदास हो गया। मन बहलाने के लिए विवेक आम के उस बगीचे की ओर चल पड़ा जिसे उसके ममेरे भाई विजय ने सुबह में गांव की सैर के दौरान दिखलाया था। आम के बागीचा से सटे एक खंडहर का मकान था जिसमें जाने से विजय ने मना किया था, क्योंकि मकान निर्माण के कुछ ही दिन बाद उसके चाचा की लाश उस मकान में मिली थी और तब से उसे मनहूस घोषित कर दिया गया था। समय के साथ तरह तरह की कहानियां उस खंडहर के साथ जोड़ती गईं और लोगों ने उसे भूतगाह का नाम देकर उस मकान की तरफ जाना बंद कर दिया। मगर विवेक इन बातों को नहीं मानता था। उसके पैर अचानक उस खंडहर की ओर बढ़ चले। दूर से देखा तो पाया कि एक लड़की खुले बाल और सफेद सलवार सूट पहनकर खंडहर के टूटे चबूतरा पर बैठी है। विवेक को जिंदगी में पहली बार डर का अनुभव हुआ, मगर हिम्मत कर उस ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही लड़की आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखी, अरे ये तो हंसा थी। विवेक ने कहा, हंसा तुम? हंसा उठकर जाने लगी, मगर विवेक ने जबरदस्ती उसे रुकने को कहा और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या करूं मैं? जब भी मन उदास होता है, दिल रोने को करता है और अपने आप से बात करने का मन करता है, तो मैं यहां चली आती हूं, क्योंकि यहां कोई नहीं होता। क्यों मामी की बातों का बुरा मानकर अभी तक उदास हो? नहीं विवेक बाबू, एक बात हो तो मैं भूल भी जाऊं। बचपन से लेकर आज तक छोटी जात सुन सुनकर मेरे कान पक गए। अच्छा बाबूजी, आप ही बताइए, अगर मेरा जन्म छोटी जात में हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहने को तो हंसा हूं, पर बाबूजी मैं अपनी मर्जी से कहीं उड़ नहीं सकती। समाज के बनाए ऊंची नीची जाति के बंधनों में मेरे पंख उलझ कर रह गए हैं। विवेक कुछ देर के लिए तो आश्चर्य से हंसा को देखता रहा और कहा, अरे हंसा, तुम तो बहुत बड़ी बातें करती हो, एकदम खड़ी हिंदी में पढ़ी लिखी लड़की की तरह। हंसा थोड़ा रोष और थोड़ी नाराजगी से बोली, क्यों? केवल शहर के लड़के लड़कियां ही पढ़ते हैं, गांव के नहीं? मैं भी 10वीं क्लास तक पढ़ी हूं। मैं अपने क्लास में टॉप आती थी, आगे भी पढ़ना चाहती थी, मगर बाबा ने कहा, आगे पढ़कर क्या करोगी? हम लोग छोटी जात से हैं, ज्यादा पढ़ लिया तो तुम्हारी शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने जात में ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। बाबूजी, यहां भी छोटी जात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। विवेक ने कहा, मगर मैं तो इन बातों को नहीं मानता। शहर में इन बातों को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। क्या होता, तुम पढ़कर दूसरे जात में शादी कर लेती। देखिए विवेक बाबू, आपने मुझसे कह दिया तो ठीक है, मगर इस गांव में और किसी से ये बात नहीं कहिएगा, नहीं तो गांव वाले एवं समाज के ठेकेदार तूफान खड़ा कर देंगे। विवेक के अंदर का बगावती तेवर तुरंत ही बाहर आ गया और बोला, हंसा, चाहे जो भी अंजाम हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। देखता हूं लोग मेरा क्या कर लेते हैं। हंसा के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। बोली,
और दौड़कर जाने लगी। विवेक ने जोर से कहा, सुनो, कल मैं फिर यहां इसी समय आऊंगा, तुम आओगी ना? हंसा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हंसती हुई चली गई। उसकी जादू भरी हंसी में गजब का सम्मोहन था, जिससे विवेक के दिल में एक अनजानी चाह का सागर हिलोरे मारने लगा। वो हंसी उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छा गई और जिसने विवेक के दिल के किसी कोने में प्यार की एक बहुत ही पतली सी लकीर खींच दी। शाम में विवेक और विजय नदी के बांध पर सूर्यास्त देखने के लिए गए। लौटते वक्त बातों बातों में विजय ने विवेक को बताया कि बांध से सटी हुई झोपड़ियां हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूरों एवं हमारे घरों में काम करने वाले नौकर, माली और सबसे किनारे वाली झोपड़ी धोबी के हैं। अचानक विवेक की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसकी निगाहें बड़े गौर से उसको देखने एवं किसी को खोजने लगी, मगर वहां कोई नहीं था। शायद शाम होने की वजह से सभी घर के अंदर थे। विवेक की निगाहों में निराशा की झलक साफ देखी जा सकती थी। अब रात में उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हंसा से मिलने की तड़प से विवेक के दिल में हंसा के मिलन स्थल यानी प्रेम गाह बन गया था। बातें कब नजदीकियों में बदल गई पता ही न चला। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को आ गई। विवेक के मामा आज सुबह सुबह ही समस्तीपुर से अपने थाना की गाड़ी लेकर घर आ गए थे। काफी देर तक गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बाहर बैठकी में आकर उनसे मिलते रहे। विवेक वहीं एक कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर में उसके मामा चाय नाश्ता कर गांव में किसी से मिलने के लिए चले गए। विजय घर के अंदर से निकलकर विवेक से पूछा, क्या बाबूजी चले गए? हाँ। क्यों? अरे तुम नहीं जानते बाबूजी को, जब भी सामने पड़ते हैं उनके दुनिया भर के सवालों का सामना करना पड़ता है, मगर वो कभी भी किसी जवाब से पूरी तरह से कहाँ संतुष्ट होते हैं। हर जवाब को पुलिसिया अंदाज में शक करना और हर जवाब के बाद फिर एक नया सवाल, मानो हम कोई चोर हो भाई, अरे मुजरिम हो। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, आज हम दोनों चांदनी रात में नदी में नौका विहार करने चलेंगे। अरे मगर नाव कहाँ से आएगा? और फिर ना तो मुझे और ना तुम्हें ही नाव खेना आता है, विजय ने कहा। मैंने गांव के सुरेश चाचा से बात कर नाव की व्यवस्था कर ली है और नाव चलाने के लिए धोबी का बेटा शंकर को साथ लेकर चलेंगे, तब ठीक है। सूर्यास्त होते ही जब पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, धरती चांदनी में नहा उठी। आसमान में तारे निकल गए। विजय और विवेक नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में शंकर अपनी बहन हंसा के साथ आते हुए मिला। विजय ने पूछा, क्यों शंकर, नाव पर नहीं चलना है क्या? अरे काहे ना चल भाई बाबूजी, बस अपने दोनों नाव की तरफ बढ़िए और हम हंसा के घरे पहुंचा के तुरंत आवई से। हंसा ने कहा, शंकर भैया हम काहे ना जा सकेली नाव पर? शंकर और विजय दोनों ने एक साथ इसके लिए मना कर दिया। हंसा बहुत ही मासूम और विश्वास भरी नजरों से विवेक की ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, अरे मुझे भी ले चलो ना। विवेक ने विजय से कहा, अरे ये जाना चाहती है तो हमें क्या, जाने दो इसे भी। विजय थोड़ी देर
अजीब सी नजरों से विवेक को देखता रहा और फिर कहा, अब तुम्हारी बात तो मैं नहीं काट सकता ना भाई। और फिर चारों नाव की ओर चल दिए। शंकर नाव के एक छोर से चप्पू चलाने लगा और हंसा ठीक उसके बगल में बैठ गई। नाव के दूसरी छोर पर दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे और चांदनी रात में नौका विहार का आनंद लेने लगे। विवेक बीच बीच में चोरी चोरी नजरों से हंसा की ओर देख लेता था और मन ही मन सोच रहा था, काश वो दोनों साथ साथ नाव में बैठ पाते। शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में विजय ने शंकर से कहा, मुझे चप्पू चलाना सिखाओगे? अरे क्यों नहीं बाबूजी, आप इस तरफ आ जाइए और हंसा तुम उस तरफ चले जाओ तो, ताकि नाव में भार दोनों तरफ एक जैसा रहे। हंसा विवेक के पास जाकर बैठ गई। विवेक और हंसा दोनों धीमे धीमे बात करने लगे ताकि उनकी आवाज नदी के लहरों और हवाओं के शोर में दब जाए और नाव के दूसरी छोर पर कुछ भी सुनाई न पड़े। विजय चप्पू चलाने में बिल्कुल ही अनाड़ी था और जिस वजह से उसकी गलती से अचानक झटके से नाव एक तरफ पूरी तरह से झुक गया और इधर हंसा अपने आप को संभाल नहीं पाई और ठीक विवेक के ऊपर जाकर गिर पड़ी। हंसा इससे पहले कि कुछ समझ पाती और उठ पाती, विवेक के बदन का स्पर्श हंसा के बदन में एक अलग किस्म के रोमांच का अनुभव करा रही थी और उसे मदहोश किए दे रही थी। विवेक और हंसा दोनों ही उस समय यही सोच रहे थे कि काश ये नदी की लहरें, हवाएं, ये सितारों से भरी चांदनी रात, ये सभी ठहर जाए और दोनों एक दूसरे से कभी अलग न हो। शंकर जोर से चिल्लाया, अरे का होलो हंसा? और हंसा अपने आप को संभालते हुए उठकर घबराई नजरों से इधर उधर देखने लगी। नाव को नदी के किनारे लाकर चारों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। अब विवेक के दिल में प्यार की लकीर पहले से और अधिक गहरी हो चली थी। विवेक के मामा प्रताप सिंह घर के बाहर ही चहलकदमी कर रहे थे, मानो किसी का इंतजार हो। विजय, कहां गए थे तुम दोनों? विजय ने धीरे से कहा, ओ नदी में नाव पर। तुम्हें मालूम है ना अभी नदी में लहर कितना तेज होता है, और फिर तुम दोनों को चप्पू भी तो नहीं चलाना आता। विवेक ने कहा, वो हम लोग अपने साथ शंकर को भी ले गए थे। कल आने दो शंकर को, उसकी खबर लेता हूं। अरे नहीं नहीं, उसकी गलती नहीं है, तुम चुप रहो। और कौन था तुम्हारे साथ? विजय ने कहा, और कोई नहीं था। क्यों? हंसा नहीं थी तुम लोगों के साथ? मुझे सब खबर है। विवेक और विजय दोनों ही सहमे चुपचाप खड़े रहे। फिर प्रताप सिंह आवाज में नरमी लाते हुए कहा, देखो, अरे अब तुम दोनों को परसों पटना वापस जाना है। कल तुम दोनों घर में ही रहना और बिना बताए बाहर नहीं जाना। और खासकर विवेक तुम, अरे भाई ये गांव है, यहाँ पर बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोग बात करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। विवेक के आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो समझ नहीं पा रहा था मामा ने खासकर मुझे जाने से मना क्यों किया था। क्या मामा को पता चल गया था कि वो हंसा से रोज दोपहर में मिलने जाता है? शायद यही ठीक था। किसी ने उसे और हंसा को मिलते देखा हो और मामा को बता दिया हो, और इसीलिए मामा। विवेक सोच रहा था कुछ भी हो जाए, कल तो अंतिम बार हंसा से मिलने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परसों तो उसे सुबह सुबह ही पटना के लिए घर से निकलना होगा। दूसरे दिन सुबह से ही मामा घर में ही थे और नाश्ता करने के बाद विजय और विवेक को अपने पास बैठाकर पटना का हाल समाचार, पढ़ाई और अन्य तरह तरह की बातें कर रहे थे। दोपहर में खाना खाने के बाद प्रताप सिंह बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गए। शायद पुलिस की नौकरी होने की वजह से उन्हें भी दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। विवेक बेचैन हो उठा, आखिर हंसा से मिलने जाए तो कैसे जाए। मामा जो बाहर बैठे हुए थे। विवेक परेशानी में कभी घर के अंदर जाता और कभी बाहर आकर झांकने लगता।
कि शायद मामा आराम कुर्सी पर ही सो गए हों या किसी से मिलने के लिए चले जाएं, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। विवेक को अचानक घर के पीछे वाले दरवाजे की याद आई और वो पीछे वाले दरवाजे से हंसा से मिलने चला गया। इधर हंसा विवेक के न आने से काफी चिंतित थी। कभी वो खंडहर के एक छोर तो कभी दूसरी छोर तक जाती और कभी उस रास्ते की ओर देखने लगती जहां से विवेक को आना था, और विवेक को ना आता देख बेचैन हो जाती। हंसा को पहली बार विवेक के न होने का एहसास हुआ। वो थक कर चबूतरे पर बैठ गई और सोचने लगी, आज विवेक के आने में बस थोड़ी ही देर होने से उसकी ये हालत है, और जब वो शहर चला जाएगा तब। ये सोचकर ही हंसा कांप उठी। उसके दिल में अजीब सी एक दर्द उठी, एक तड़प का एहसास हुआ और आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। आंसू बहते रहे और हंसा सामने शून्य में ताकती रही, और अचानक कब विवेक उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसे पता भी नहीं चला। विवेक पर नजर पड़ते ही हंसा उठ खड़ी हुई और एक बच्चे की तरह मचलती हुई विवेक की छाती पर हौले हौले मुक्के से मारती रही, रोती रही और पूछती रही, कहां रह गए थे? इतनी देर क्यों करती? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी होती। अगर थोड़ी देर और हो जाती। विवेक ने हंसा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं? यकीन जानो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस बीए पास कर मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर देखना मैं कैसे हर किसी का सामना कर तुम्हें यहां से अपने साथ शादी करके ले जाता हूं। मगर इसके लिए मुझे वापस अपने घर जाना होगा। हंसा आशंकित नजरों से घबरा कर पूछी, तो क्या बाबूजी आप मुझे छोड़कर? नहीं, हाँ, कल मैं पटना वापस जा रहा हूं, पर यह मेरा तुमसे वादा है, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। मगर बाबूजी, मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? तुम लौट कर आओगे ना? और हंसा सिसक कर बच्चों की तरह रोने लगी। तो तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? लेकिन रहना तो हम दोनों को ही पड़ेगा ना। और फिर कुछ सोचकर विवेक ने कहा, मैं इस दीवार पर एक लकीर खींच देता हूं, जो मेरे दिल में खींची प्यार की लकीर की प्रतीक होगी। और जब कभी भी तुम यहां आओगी तो वो तुम्हें मेरे होने का, मेरे प्यार की सच्चाई का विश्वास दिलाएगी, और तुम भी मेरे प्रति अपने यकीन की एक लकीर खींच दो। और ये खंडहर यानी ये हमारा प्रेम का इस बात का गवाह होगा कि हम दोनों ने एक दूसरे से कितना सच्चा प्यार किया है, और एक न एक दिन हमारा प्यार एक होकर रहेगा। क्या सचमुच? और ऐसा कहकर हंसा विवेक से लिपट गई। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में काफी देर तक इस कदर लिपटकर खड़े रहे मानो दो जिस्म और एक जान हो, और कभी अलग नहीं होंगे। थोड़ी देर में विवेक ने कहा, हंसा, अंधेरा होने को है और अब हम लोगों को चलना चाहिए। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखते हुए और कभी न मिटने वाली अपने प्यार की प्यास को मिटाने की कोशिश करते हुए अपने अपने दिल पर पत्थर रखकर बहुत मुश्किल से एक दूसरे से अलग हुए, और फिर आंखों से बहते आंसुओं के सैलाब को पोंछकर बहुत भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन विवेक पटना लौटते वक्त पूरा रास्ता हंसा के बारे में ही सोच रहा था। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था, मानो उसका जिस्म तो उसके साथ हो मगर हंसा के ही पास हो। विवेक चाहकर भी हंसा की छवि को अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। विवेक सोच रहा था, उसने हंसा को वादा तो कर दिया था,
लेकिन क्या वो समाज के द्वारा अमीर गरीब तथा ऊंची नीची जाति के बीच खींची लकीर को कभी पार कर पाएगा? क्या उसके प्यार की लकीर की कभी जीत होगी? मगर तुरंत ही विवेक के अंदर का बगावती तेवर उभर कर सामने आया और उसने अपने आप से कहा, चाहे उसे कितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े वो करेगा, चाहे जिस किसी का भी सामना करना पड़े वो करेगा, मगर हंसा को किया हुआ वादा जरूर निभाएगा। क्या विवेक हंसा से किया हुआ वादा निभा पाता है? का जोश हर मुद्दे पर होगी